आइए बात कर लेते हैं आज संविधान में 1 से लेके 50 तक के आर्टिकल्स में क्या क्या है। देखो 51 और 51 ए तो आपको पता ही है। 51 ए में जो है वो मौलिक कर्तव्यों के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब प्रावधान हैं, है ना। लेकिन 51 तक में आपको 3 भाग नहीं, टोटल 4 भाग कवर हो जाते हैं। स्टार्ट करेंगे हम बिना समय गवाए यहाँ से। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और क्षेत्र, है ना, परिभाषित किया गया है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, है ना। अब अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण या मौजूदा राज्यों की सीमाओं नामों में परिवर्तन। समझ रहे हो, ये अनुच्छेद 3 के तहत कार्रवाई की जाएगी, या इसे इसमें बताया गया है, डिफाइंड किया गया है, समझाया गया है, व्यवस्थित किया गया है। अनुच्छेद 4, अनुसूचियों संशोधन से संबंधित व्यवस्थाएं। अनुसूचियों और संशोधन से संबंधित व्यवस्थाएं। आर्टिकल 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान गए और लौटे व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8, विदेश में रहने वाले मूल के लोगों की नागरिकता, भारतीय मूल। अरे रुक तो जा, आगे विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग। हाँ हाँ सुन तो ले भाई, मैंने भारतीय इसलिए नहीं बोला, मैं डिफाइंड करूँगा उसे। तो भी यार वीडियो के बीच में कहानियाँ मत बनाएगा। यहाँ पर लिखा है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। मूल, अब इसको समझ, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई, देख, जो भारत के हैं, है ना, लेकिन कुछ समय के लिए विदेश में रहते हैं। अब इसका एक प्रावधान है, 182 दिन से ज़्यादा रहने वाले और 182 दिन से कम रहने वाले, क्या वो एनआरआई कहलाएंगे? पता? एनआरआई वाला कहाँ से आया है? सुनना पहले, बता ना। वो नहीं मुझे पता। तो फिर बता, इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कितने भी Overseas। कितना भी पहले चले गए हों, हम्म, लेकिन जब भारत उसमें था ना, गुलाम था, हाँ, उस समय ये लोग बैठे गए थे, लोग छोड़ के विदेश। और जब उन्हें पता चला कि भारत आज़ाद होने वाला है, तब की बात है, तब ये लोग आ सकते थे। अगर इन्हें पता था कि लौट के आ सकते तो हम आ सकते हैं। ये सब आर्टिकल उसके हैं जब लागू होने के समय के, उस समय की बात है। उसके बाद तो फिर अप्लाई वाला ही सिस्टम। आर्टिकल 8 क्या कहता है ये बता। आर्टिकल कहता है मतलब विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को की नागरिकता, लोगों को या लोगों की नागरिकता, लोगों को नागरिकता में अंतर है भाई, की और को का क्या। अब अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता समाप्त। ये तो देखो क्लियर है। नागरिकता का कंटिन्यूअस अधिकार, है ना। मतलब क्या है सोलंकी, नागरिकता का निरंतर अधिकार का मतलब? अनुच्छेद 10 है। नागरिकता अच्छा मतलब जो है, मतलब जो नागरिकता है ना, वो बनी बनी रहेगी, रहेगी, खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं होगी वो। आदमी अगर कोई सरकार आ जाए ऐसी, अनिश्चित काल तक है, जब तक आदमी मर ना जाए। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार। अगर कोई पूछता है, देखो अगर आप पॉलिटी को 2-4 बार 10 बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि संसद को जो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को ही है। यही चीज़ तो है। तब एक बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार मुझे तो याद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप समझना नहीं चाह रहे। जैसे मैं, अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। लेकिन अनुच्छेद 12 से 35 क्या है बता दो ना। मौलिक अधिकार है हमारे, फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की अमान्यता। अगर कुछ ऐसा कानून बनता है जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हो रहा है ना, किसी का हनन हो रहा है, उसकी अमान्यता को किस में समझाया गया है? अनुच्छेद 13 में। अब देखो ऐसा है, जब आप किसी लॉ मेकर या जुडिशरी के पास या जो न्यायपालिका से रिलेटेड आदमी है, वकील है, उसे बैठोगे उसके पास तो बड़ी बड़ी किताबें होंगी, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स होंगे, बड़े बड़े वाद होंगे जिसमें ऐसा कुछ हुआ होगा, वहाँ लिखा होगा, बहुत बड़ी फाइल बनी होगी, उसमें समझाया गया होगा कि अनुच्छेद 13 के क्या हिसाब किताब बैठते हैं। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, हर तरह की समानता होगी। 15, भेदभाव
लिंग, जाति, धर्म के आधार पर, है ना, रंग रूप के आधार पर रेसिज्म नहीं होगा, है ना। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता हर एक उसमें, मतलब समझ रहे हो, कैटेगरी वाइज आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भी यही है, भेदभाव भले ही 15 में समझाएगा, लेकिन अब रोजगार में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, कि आप इस वर्ग के हो तो आपको जल्दी मिल जाएगा। एक समानता दी गई है, लेकिन कुछ लोगों को स्पेशल प्रोविजंस भी मिले हुए हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। अगेन अस्पर्शता का अंत, यानी कि टचेबिलिटी, सॉरी अनटचेबिलिटी, मतलब यार टचेबिलिटी का ही अंत है ना यार, टचेबिलिटी का ही अंत है भाई। छू कैसे रहा है, छू कैसे रहा है, अरे वही ना। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनटचेबिलिटी का क्या मतलब होता है? अस्पर्शता। अरे छुआछूत ना ये, ओ भाई, हाँ जी। छुआछूत को डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है बता दे। अस्पर्शता का अंत का मतलब क्या है? कि अगर किसी विभिन्न जाति या अल्पसंख्यक जाति जो कि अल्पसंख्यक है, या फिर जाति जिसको एक स्पेशल प्रोविजन दिया है, जिसको लोग निम्न दर्जा का मानते हैं, अगर वो उससे छुआछूत हो रही है, या हर एक विभाग, हर एक जाति के साथ ऐसा है छुआछूत वाला है। टचेबिलिटी का अंत है अनटचेबिलिटी। अरे वही, छूने नहीं दे रहा है, उस चीज का अंत करना है। हाँ, भाई तुम्हें छू सकता है, तुम्हें टच कर सकता है। तो मतलब ये प्रावधान है कि टच कर सकता है अनटचेबिलिटी का अंत तो यही है भाई, टच भाई। ये मैं बता दूं, ये उच्च वर्ग के लिए नहीं है, ये निम्न वर्ग के लिए है, जो कि बहुत ही क्लियर डिफाइंड है। आदमी क्या है, शुरू से ही ऐसा हो रहा है। चलो कोई नहीं, इसको बाद में समझेंगे यार। देखो संविधान है, इसमें अपनी भावनाओं को नहीं लाना है। संविधान लिखित है, अब भावनाओं को लाओगे तो फिर वकील ही मिलता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है सोलंकी भाई? उपाधियों का अंत भाई बताओ, उपाधियों का अंत क्या कहता है? उपाधियों का अंत उपाधियों का अंत तो मेरे हिसाब से भाई वो ही है जो पहले थी। क्या है? महाराजा को जो उपाधि दी गई थी वो ही होगा। ऐसी कोई इस जगह पर उपाधि नहीं लेगा ऐसी, कि मैं राजा महाराजा धीराज। क्यों? क्योंकि संघीय सरकार है, लोकतंत्र है, गणराज्य है। दूसरी भी उपाधि हो सकती है। छोटी मोटी उपाधियां ले लो आप, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी। स्वतंत्रता के अधिकार 5 तरह के हैं, और 5 तरह के आप में से जो जानता हो कमेंट कर सकता है। अपराधों के लिए संरक्षण, मतलब आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए संरक्षण है भाई। क्या अपराधियों के लिए तो समझ जाता है। देखो पढ़ लेना आसान है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल होता है। आदमी को 3-4 एग्जाम्पल देखने होते हैं। पढ़ लेना भाई, आप लोगों को स्पष्ट में मिलेगा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 है शिक्षा का अधिकार। सेम चीज़ ये आर्टिकल 45 में दे रखा गया है कि जब ये संशोधन हुआ था, आई बिलीव 1997 वाला, तो शिक्षा के अधिकार में एक एक्स्ट्रा जो है, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि मैं 1997 नहीं, 2010-9 वाला जो प्रावधान हुआ, उसमें 45 आर्टिकल 45 जो कि DPSP है, उसमें से हटाकर इसमें दे दिया गया 21A के रूप में, जहाँ पर पहले 6 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का, मतलब अनिवार्य शिक्षा देना था, फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का हो गया। तो शिक्षा का अधिकार हम मौलिक अधिकार बना दिया, जबकि पहले ही वो राज्य का कर्तव्य था, है ना। कैसे करेंगे आप लोग? अपेक्षा की जाती थी। ऐसे ही कर दूंगा। अरे तो बनाने तो दे, मैं इससे ज़्यादा मेरी पढ़ाई हो जाती है ना। गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण। गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण हुआ। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध। देखो आर्टिकल 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मजदूरी। आर्टिकल 24 बालकों से खतरनाक रोजगार का निषेध, मतलब जितने तरह के खतरनाक रोजगार हो सकते हैं बालकों से नहीं कराए जा सकते भाई। और भी चीज़ें हैं, मैं डिफाइन करके बता सकता हूँ कि इसमें अब पढ़ने के ऊपर आए तो आदमी बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन अब आर्टिकल देखो 50 आर्टिकल तक। धर्म की स्वतंत्रता है 25 आर्टिकल के तहत। धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपना सकते हो आप, कोई आपको रोक टोक नहीं है। फिर उसके बाद धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की सकता है भाई, मेला जगराता ये सब चीज़ें करा सकते हो, है ना, कोई आपको रोकेगा नहीं। अनुच्छेद 27 कहता है करों द्वारा किसी धर्म के प्रचार का निषेध। अब
मतलब आपको टैक्स नहीं देना होगा, है ना, आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा का निषेध है भाई। 27 क्या कह रहा है? मतलब आपको धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है ना, ये धर्म का कुछ काम हो रहा है तो उसमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, करो द्वारा कर्म किसी धर्म के प्रचार का निषेध है शायद। धार्मिक शिक्षा का निषेध, यार धार्मिक शिक्षा का निषेध, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती क्या? भाई अभी तो बता रहा था वो, पता नहीं कि कौन से वाले में दे सकते हो आप। पढ़ता हूँ यार, करंट अफेयर में था शायद। धार्मिक शिक्षा देने से धार्मिक शिक्षा नहीं भाई, तू जरूरी थोड़ी है धार्मिक शिक्षा देगा तू। एक तरफ प्रचार कर सकते हो, एक तरफ निषेध कर रखा है। धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वैसे दी जाती है कॉलेज और उसमें नहीं दी जाती भाई। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं दी जाएगी, स्कूलों में नहीं दी जाएगी, सारे संस्थानों में नहीं दी जाएगी, पढ़ाई वाले संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में नहीं दी जाएगी, प्राइवेट कर सकते प्राइवेटों हो। में पढ़ाई वाले में नहीं दी जाएगी। वैसे अपने उनमें दी जाती है, मंदिर है ये होता रहता है, इनके मदरसे मंदिर है, मस्जिद है, मदरसे हैं जहाँ पर आप इस तरह के हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये तो करना ही पड़ता है। देखो ऐसा है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार, करेक्ट। संपत्ति का अधिकार जो कि अब मौलिक अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार कर दिया गया है, आर्टिकल 301 क में। 300 क में ना, अभी देखता हूँ भूल जाता हूँ यार मैं बार बार। 300 का है, 301 का है, 300 का है शायद, 300 का, हाँ, संपत्ति का अधिकार है। हमारा कानूनी अधिकार तो है, लेकिन हमारा क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार नहीं है भाई। अब आते हैं आर्टिकल 32, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि आप जनहित याचिका डाल सकते हो अपने किसी भी चीज़ों को लेकर, और किस तरह के रिट्स हैं। आर्टिकल 33 जो सशस्त्र बलों है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। देख सकती है, अब आप के मौलिक अधिकारों का हनन, अब एक बार फोर्स में आ गए तो फिर आपका हो ही जाएगा। हनन तो हो रहा है डेली हमारा, बट इट्स अ जोक, वी आर हैप्पी टू वर्क। मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध, ओके, मार्शल लॉ जब लगता है, कभी टाइम मिलेगा तो इसको पढ़ेंगे और समझाएंगे आपको। संसद द्वारा कुछ अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित कानून, संसद द्वारा आर्टिकल 35, संसद द्वारा कुछ अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित, मतलब कुछ अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है, संसद ही कर सकती है। अब तुम चाहो कि, देखो न्यायपालिका, राज्यपालिका कानून बनने के बाद कार्रवाई करती है, कांड होने के बाद, कांड होने से पहले संसद ही कांड, मतलब कांड मतलब वो अलग चीज़ है, कानून वाली बात करो, विधायिका वाली चीज़ है। आर्टिकल 36 जो कि आता है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की स्टार्टिंग का पहला है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा। इसमें देखो कई जगह लिखा रहता है राज्य की परिभाषा, है ना, तो भाई राज्य की सिर्फ परिभाषा नहीं दी गई है, यहाँ पे बताया गया नीति निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है। राज्य जब कुछ कानून बनाता है, कुछ कार्रवाई करता है, किसी को समझाता है, बताता है। आर्टिकल 37 कहता है निदेशक सिद्धांतों का अनुपालन करने का राज्य का दायित्व। अब जो परिभाषा दे दी, अब राज्यों के दायित्वों को समझा दिया गया। आर्टिकल 38 सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन और लोगों के कल्याण की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन और लोगों के कल्याण की सुरक्षा। अब देखो लिखा तो बहुत बड़ा बड़ा होता, कुछ नहीं है, कई बार हो भी जाता है। राज्य का नीति के निदेशक सिद्धांत, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत विशेष रूप से नागरिकों के अधिकार और समानता। मैं बता दूं इसमें जो ये पैरा, ये PDF है, इसमें ठीक से समझाया नहीं गया। व्हेन यू यूज टू गेट रीड क्या नाम है, पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, तब आपको वहाँ पे इन चीज़ों को लेकर बहुत अच्छा डिफाइंड चीज़ें मिलती हैं। तो आपको लगता है इंटरेस्टिंग है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है या फिर समझने की आवश्यकता है, तो आप पॉलिटी पढ़ सकते हो लक्ष्मीकांत की, जहाँ पे आप एक एक ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन में आ ही जाता है, पेपर में आ ही जाता है। अब मान लो UPSI में नहीं आया, आपने BPSC दे दिया या कोई और स्टेट लेवल का लोक सेवा आयोग वाला एग्जाम्पल नाम दिया, है ना, UPSC दोगे तो उसमें नहीं पूछेगा, उसमें तो आपसे तार्किक ही पूछेगा, 39 के 4 तर्क दे देगा और चारों तर्क में ढूंढते रह जाओ अब तुम क्या करना है। इसलिए उसे UPSC कहा जाता है और इन्हें BPSC कहा जाता है। तर्क आप एक बार पढ़ोगे तो तर्क निकालना आना चाहिए कि हाँ नीति निदेशक सिद्धांत है, राज्य लागू करवाएगा नहीं करवाएगा, राज्य के पास कितना अधिकार है, केंद्र के पास कितना अधिकार है, राज्य ने लागू कर दिया क्या केंद्र हटा सकता है, ऐसी ऐसी फालतू की बहुत सारी चीज़ें हैं। होता है भाई, आदमी के अंदर भावनाएं होती हैं, वो भावनाओं से खेलता रहता है।
उसी के बाद आता है आर्टिकल 39 है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, है ना। इक्वल, समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क मिलेगा विधिक सहायता। मतलब कर रखा है प्रोग्राम, होता नहीं है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, सबको ध्यान में होना चाहिए। 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है भाई, ये मैंने आज पढ़ा था। ये यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ सवाल था। 41 को डिफाइन कर रखा था, इनको लिख रखा था, पूछा था आर्टिकल कौन सा है। तो और आर्टिकलों को मतलब ठीक है 41, 40, 41, 42, 43 दे रखा था, बट हम फंस जाते हैं क्योंकि अब इतना याद नहीं रहता ना। आर्टिकल 42 काम की उचित और मानवीय परिस्थिति तथा मातृत्व राहत। अब देखो इसमें मातृत्व राहत जो है ना, ये वाला ज़्यादा पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लास्ट की 2-4 लाइनें ध्यान नहीं रहती हैं, शुरू की पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार से तुम मूल विधि पढ़ रहे हो, मूल विधि के शुरू की 5 धाराएं तुमने पढ़ ली, तुम्हें लग रहा है कि 5 धाराओं में से ज़्यादा डीप जाएगा नहीं, वो 8वीं पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है आपकी मानसिकता को। तो आप एक काम करो, 10 पढ़ के जाना इस बार। देखते हैं काम की उचित और मानवीय परिस्थिति और मातृत्व राहत। आर्टिकल 42 इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। 43 मजदूरों को जीविका के लिए पर्याप्त वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर। ऐसा होता नहीं है, बाकी हम लोग तो कर लेते हैं, लेकिन देखो गरीब गरीब की मजबूरी समझता है हमें ना। उद्योग, ऐसे हर एक आर्टिकल अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिफाइंड चीज़ है, बहुत बड़ा मतलब एग्जाम्पल सेट करने वाली चीज़ है, एक बहुत अच्छा कंटेंट है। लेकिन क्या है कि हम नहीं कर पाते। आर्टिकल 43A, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है ना, उसमें एक मैच्योरिटी आ जाती है कि अब सब मैं कर सकता हूँ अकेला, लेकिन वो गलत है, मैं नहीं आना चाहिए। आर्टिकल 43 उद्योगों में श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, मतलब उद्योग चल रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, जो लेबर है, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उसकी भागीदारी मतलब उचित होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आर्टिकल 48 यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, ये देखो मैंने बताया था अभी आपको, है ना। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों का संवर्धन। ये तो याद ही कर लो भाई, आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति और जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का संवर्धन। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखने वाली बात ये है। मौलिक DPSP राज्य के नीति निदेशक के सिद्धांत। अब होता क्या है इसमें, राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा तो इनका ख्याल रखेगा, ज़रूरी नहीं है कि बाध्यता है, इनका ख्याल रखेगा कि भाई ऐसा ना हो, ध्यान दो, आपको प्यार से समझा रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखो। अगर किसी का हनन हो गया तो बात है, हाँ मतलब वो बाध्यता नहीं है, कर्तव्य के रूप में देखा जाएगा इसे। अब कुछ चीज़ में मजबूरी होती है, आदमी हर चीज़ में देखेगा क्या इसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर का संवर्धन और जन स्वास्थ्य का सुधार। देखो ये सब चीज़ें बहुत और डिफाइंड की गई हैं लक्ष्मीकांत में, तो आप उसको और पढ़ सकते हो। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, गाय और बछड़ों की हत्या का निषेध। अब देखो, अब इसमें चीज़ें तो दे रखी हैं बिल्कुल नाम लिख के, लेकिन इसको और डिफाइंड किया गया है, पढ़ सकते हो। आर्टिकल 48 है पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा व सुधार। पर्यावरण देख रहे हो, पर्यावरण का नाम लेते छींक आ गई। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का सुधार। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, है ना। यानी न्यायपालिका जुडिशरी, कार्यपालिका अपना जो संसद में निहित 3 अपने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, अपने राष्ट्रपति जी हैं, इन सब का एक अलग कार्यपालिका जो बनते हैं, जो कानून बनाती है। ओके, उसके बाद आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संवर्धन, इंटरनेशनल पीस एंड सुरक्षा का संवर्धन। आपके 51 आर्टिकल यानी कि 4 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4। पार्ट 1 क्या होता है? यूनियन एंड टेरिटरी। सेकंड हो गया नागरिकता। थर्ड हो गया मौलिक अधिकार। चौथा हो गया DPSP।
अगर आपने इतना सा बेसिक चीज़ों को एक दो बार रिवाइज कर लिया इन आर्टिकल्स में जो आपको पसंद है, और कुछ जो पेपर के हॉट टॉपिक्स हैं, है ना, उनको पढ़ लिया, तो आप भी न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण को समझ पाएंगे। एंड आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड you can share this video to anybody who really needs to study articles and their fundamental rights, और फ़र्क क्या होता है DPSP और फंडामेंटल राइट्स में। और फॉर मोर आप हमारे सोलंकी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो जो बनाएगा। अभी आप ये वाला कर लो।